नमस्कार, मैं सुमन कुंतल लॉजिक एंड लर्निंग से आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। टीचर्स अक्सर उसको खत्म करने में महीनों लगा देते हैं। हम आज उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बहुत ही कम समय में, ताकि आप उस एग्जाम के पहले भी आप उसे देखकर अपने एग्जाम में 90+% लेके आए बायोलॉजी के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। हमने खाना खाया, जैसे बताया होगा, खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। हम बॉडी से वेस्ट निकालते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी गंदगी होती है, कहीं पर भी गंदगी हो, हमारी स्किन में हो, हैंड में हो, हड्डी में हो, जो भी गंदगी होती है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। फिर हम खाना खाया स्टमक के अंदर, फिर हमारी एनर्जी जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फिर उसके बाद हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे खाने को कैसे तोड़ के एनर्जी में प्रोड्यूस करती है। तो ये सारे प्रोसेस जो है हमारी लाइफ को, हमारी बॉडी को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो यही मेन जो प्रोसेस है हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी सारी चीजें हमारी बॉडी, हम सो जाएं, उठ जाएं, लेकिन सोते वक्त हमारी बॉडी कोई ना कोई प्रोसेस काम कर रही होती है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, सो रहे हैं, हमें यूरिन आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? हम तो सो गए थे, हमारी बॉडी ने क्या किया ऐसा कि बॉडी में यूरिन अपने आप इकट्ठा हो गया। तो ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में, हम सो जाए, जगते रहें, वो प्रोसेस चलते ही रहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी को चलाने में काम आते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी हमारी आगे डेवलप नहीं होगी। ठीक है, फिर खाना खा के हमें मिलती है ऑक्सीजन। हम, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद हम जो रेस्पिरेशन से जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके बाद जो ऑक्सीजन जो हमारे खाने को तोड़कर एनर्जी में प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा, क्या आप कैंडल जलती है, क्या उसे बिल्कुल वैक्यूम पैक रखिए, वैक्यूम पैक एक कंटेनर लीजिए, उसमें आप कैंडल को जला दीजिए, नहीं जलेगी। अगर कैंडल को ऑक्सीजन मिलेगी तो ही वो कंबशन, तो ही वो जलेगी। समझ में आ गया? अगर आप किसी चीज को जला रहे हैं तो वो बिना ऑक्सीजन में, बिना एयर में, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कोई भी चीज नहीं जलेगी और आपको हीट प्रोड्यूस नहीं करेगी। बेटा, यही सेम प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में अभी हमने खाना खाया, खाने से जो हमें एनर्जी मिल रही है, क्योंकि कैंडल जो जलती है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, फ्लेम, हॉटनेस। ऐसे ही जो हम खाना खाते हैं वो हमको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो ग्लूकोज होता है वह भी एनर्जी प्रोड्यूस बिना ऑक्सीजन की मदद से नहीं करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम फेफड़े हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या ही काम करते हैं एक्चुअल में? क्योंकि हमारी बॉडी में डायरेक्ट जो है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट जो है डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं है। बहुत सारे बॉडी के अंदर के पार्ट हैं जो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन नहीं शेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स, हमारा ब्रेन, हमारे क्रैनियम, मैनिंग्स, कितनी लेयर के नीचे जो है वो पाया जाता है, तो वो सीधे एटमॉस्फेयर से कैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज करेगा? तो उसके लिए ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी के जो हर एक इंडिविजुअल सेल पाया जाता है, हर जगह कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा होता है, और उस प्रोसेस को चलाने के लिए खाना भी ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करनी है, इस सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी किससे मिलेगी? खाने से। लेकिन जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में, एनर्जी कब देगा? एनर्जी तब देगा जब उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, ग्लूकोज को। तो उस ऑक्सीजन को, उस ग्लूकोज तक, उस सेल तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है? हमारे लंग्स। हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर फेफड़ों से वो ऑक्सीजन तक आती है ब्लड में, फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लंग्स से, हमारे बॉडी के लंग्स जो हैं उससे हर बॉडी के हर एक सेल तक।
तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सारे लाइफ प्रोसेस किए जाते हैं। मैं आपको अब डिटेल में बताने वाली हूँ कि ऑक्सीजन हम क्यों ही लेते हैं। हमारे जो एक्सक्रीशन है, जो हमारा किडनी है, वो एक्सक्रीशन करती है हमारे बॉडी से, बॉडी के पार्ट से वेस्ट को रिमूव करती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो जो आपको आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेगा और आपके बेसिक्स जो है एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो सारे प्रोसेस होते हैं वो क्यों होते हैं और ऐसे क्या हमारी बॉडी के अंदर को जरूरत होती है, हम उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं वन बाय वन मैं आपको थोड़ी डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल्स प्लीज, क्योंकि एमसीक्यू में बेसिकली लाइफ प्रोसेस में से जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, तो प्लीज एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न करके जाइएगा। तो जो प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने में काम आते हैं उन्हें हम कहते हैं सारे के सारे, जैसे कि न्यूट्रिशन है, खाना खाना, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेना, फिर ऑक्सीजन ले ली, खाना भी खा लिया। क्योंकि आपको पता है, हमको पता है, हमारी स्टमक जो है लेफ्ट पार्ट में इधर है, बट वी हैव नॉट हैविंग स्टमक इन आवर हेड, हमारे ब्रेन में स्टमक नहीं है, तो वहां पे खाना कैसे पहुंचेगा। स्टमक तो यहाँ और ब्रेन यहाँ, यहाँ खाना पहुंचाना है। स्टमक यहाँ, आइज यहाँ, यहाँ विटामिन ए पहुंचानी है जो हम खाने से लेते हैं, वो यहाँ कैसे पहुंचेगी। तो आप ही बताइए, उसके लिए क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेशन, हमारे ब्लड वेजल्स जो हमारे खाने को स्टमक से ट्रांसपोर्ट करता है हमारी आइज तक, ब्रेन तक। ठीक है, अब मेरे को यहाँ चोट लगी है, मैंने दवाई मुंह में ले ली, खा ली, तो यहाँ पे हील कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे आपकी दवाई पहुंची, उसके लिए क्या जरूरी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स जो आपके खाने को यहाँ तक पहुंचा रही है, आपकी दवाई को, आपकी ऑक्सीजन को यहाँ तक पहुंचा रही है। समझ में आ गया, हमने खाना खाया स्टमक के अंदर, हमारा न्यूट्रिशन जरूरी है। ठीक है, न्यूट्रिशन सिस्टम जरूरी है, हमने बताया खाना जो है यहाँ पर पहुंचा है, अब हमारा खाना जो है ट्रांसपोर्ट होके हमारे ब्रेन तक पहुंचाना है, हमारे आई तक, हमारे चिक तक, हम जो कैल्शियम और जो हम दूध पीते हैं उसमें कैल्शियम जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, वो कहाँ से, क्या ट्रांसपोर्टेशन से। यहाँ पे भी आपके जो गम्स हैं, जो आपके मसूड़े होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो आपकी कैल्शियम फॉस्फोरस को आपके दांतों तक पहुंचाती हैं। समझ में आ गया, स्टमक हो गया न्यूट्रिशन के लिए। अब सर्कुलेटरी की जरूरी है, मैंने आपको बताया जस्ट अभी, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी हो गया, फिर आपका मैंने आपको बताया कि कैंडल भी जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करती है। ध्यान करना, किसी से भी एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, एनर्जी प्रोड्यूस उसी से होगी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजें एक्सेप्शन में भी आती हैं, दोज हु आर वर्किंग विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन जनरली हमें जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दे वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उनको चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। चाहे मेरे इंडिविजुअल सेल उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होती है, इसीलिए हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे, चलो मान लिया, अब मुझे बताइए, यहाँ पे खाना खाया होगा, यहाँ पे मेरे सेल ने एनर्जी मिली होगी, अब एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे कुछ वेस्ट भी निकला होगा, क्योंकि C6H12O6 ग्लूकोज है, वो टूटेगा किसके अंदर, एनर्जी में टूटेगा, और प्लस CO2 और प्लस वाटर रिलीज करेगा। अब CO2 कैसे, मेरी स्किन के अंदर नहीं है, मेरे स्किन के अंदर स्टोमाटा नहीं है जैसे वो इजीली एक्सचेंज कर सकें, मेरे स्किन में इतने बहुत बड़े बड़े पोर्स नहीं जो इजीली एक्सचेंज कर सकें, वो CO2 जो निकल रही है वह भी ब्लड के अंदर आके फेफड़ों में आके फिर निकलती है। अंडरस्टूड, तो ये सारी चीजें हम अच्छे से क्लियर करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर, ये जो एक्सक्रीशन है, जो बॉडी से वेस्ट निकालने के प्रोसेस है। हमारा बॉडी के अंदर जितने भी यूनिवर्स में जो पाए जाते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एक ही सेल के बनते हैं, डायरेक्टली डिफ्यूज, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी एक सेल से बनी है और पूरी बॉडी डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो इजीली सिंपल डिफ्यूजन से भी क्या कर सकती है, वो सारे प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मैंने बताया जो बहुत वेल डेवलप्ड है, मेरे बॉडी के अंदर स्टमक है,
ठीक है। अब स्टमक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ईयर के साथ, तो वो एक्सचेंज नहीं कर सकता है। किडनी है वो डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकती है, ब्रेन है वो डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकता है। तो इन सारे प्रोसेस को रन करने के लिए हमारी बॉडी ने अलग अलग प्रोसेस डेवलप करे हैं। जो आपकी वेल डेवलप्ड जो जीव होते हैं उनकी बॉडी में ये सारे सिस्टम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द प्रोसेस जिस वजह से हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, सस्टेन करते हैं, हमारी बॉडी में नए सेल डेवलप होते रहते हैं, पुराने सेल मरते रहते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना, नए सेल डेवलप करना, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस के सारे पार्ट्स हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली दो प्रकार का होता है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर दूसरों का बना हुआ खाना खाते हैं। जैसे कि हम और आप दूसरों के द्वारा बना हुआ खाना खाते हैं। ये नहीं कि मैंने खाना खाया, मुंह में तोड़ा, निकला, चला गया, मैंने खुद ने तो खाया, मेरा खाना मैं खुद ही तो खा रही हूँ। नहीं, जो रोटी, जो अन्न, जो दाना, जो सीरियल्स, दालें, जो भी हम खाते हैं वो हम नहीं बनाते हैं। क्या जो गेहूं के दाने होते हैं क्या वो हम खुद बनाते हैं? नहीं, वो बनाते हैं पेड़ पौधे। तो एक्चुअल में वो दाना जो पेड़ पौधे बना रहे हैं उन्हीं को हम दूसरों का कह रहे हैं। तो जो खाना खुद बना रहे हैं अपना पेड़ पौधे अपने हमारे लिए बना के दे रहे हैं और खुद अपना खाना बना रहे हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दूसरों का बना हुआ खाते हैं। और हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं जनरली तीन तरह के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और आपका पैरासाइटिक। होलोजोइक जीव जो होते हैं वह होते हैं जो सीधे खाना खाते हैं, सीधे मुंह में इनगल्फ करते हैं खाने को। उनका डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन पूरा बॉडी के अंदर होता है। मैंने टूका लिया, उसको मेरी बॉडी अंदर जाकर मेरे अलग अलग प्रोसेस हैं जिनसे वो डाइजेस्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हमने खाना खाया, जो भी कुछ था वो सब बॉडी के अंदर हो रहा है, मैंने इनगल्फ किया बस खाना, उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक जो रॉटन, डिकेट, सड़े हुए, जैसे फंजाई, ठीक है, अगर आप रहती जैसे कि कोई सड़ा हुआ ब्रेड है, खराब ब्रेड है, तो उस पर आपको फंजाई दिख जाएगी, ब्रेड मॉल्स दिख जाएंगे आप लोगों को। तो जो सड़े हुए खराब चीजों पे जो सरवाइव करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक जो दूसरे की बॉडी पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। हम जनरली हम एग्जाम्पल भी बोल देते हैं तो पैरासाइट की तरह चिपका हुआ है, मतलब जो दूसरों पे निर्भर है, ठीक है, वो अपना खुद का कुछ नहीं करता है। जैसे कि बालों में जुए, वो खुद नहीं कुछ करते हैं, सीधे हमारे स्किन में घुस जाते हैं, अपने जो उनके जो हैंड्स होते हैं उनके उनसे वो ब्लड को सक करते हैं। और ब्लड को क्यों सक करते हैं? क्योंकि एक्चुअल में ब्लड में ही हमारा जो है खाना, ऑक्सीजन, सारे सॉल्ट, प्रोटीन सब ब्लड में ही पाए जाते हैं और सीधे वो ब्लड को ही सक करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स, जो अपना कुछ नहीं करते, दूसरों का तैयार भोजन खाते हैं। उन्हें ना तो डाइजेस्ट करना, क्योंकि ब्लड में खाने को डाइजेस्ट करने की जो पूरी मेहनत है वो हमारी बॉडी ने करी, मुंह में तोड़ा, फिर इसोफेगस स्टमक ने तोड़ा, फिर आंतों ने तोड़ा खाने को, फिर खाना टूट के तब हमारे ब्लड में आया और ब्लड में हमारा डाइजेस्टेड फूड घूमता है। और उस डाइजेस्टेड फूड को जो जुए होते हैं वो सीधे सक करते हैं हमारे द्वारा डाइजेस्ट किए गए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स सनलाइट लेते हैं उनके अंदर और केमिकल्स, ठीक है, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं? खाने को खुद बना देते हैं। केमिकल्स के हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक जो भी कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं, लाइक सॉइल में मिनरल्स जो होते हैं उन्हें सबको हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो आपके प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। और प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करके किस में चेंज करता है? ऑर्गेनिक में चेंज करता है। तो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये प्रोसेस फॉलो करता है। नेक्स्ट, प्लांट फोटोसिंथेसिस जो है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस यूजिंग लाइट एनर्जी, जो प्लांट्स, जो पेड़ पौधे सनलाइट से खाना बनाते हैं, जनरली उनको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बेटा फोटो मीन्स होता है सनलाइट, सनलाइट से सिंथेसाइज करना,
सनलाइट से, फोटो मीन्स रेज ऑफ सनलाइट, उसे सिंथेसाइज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो केमिकल से खाने को सिंथेसाइज करते हैं उन्हें हम कहते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स। जो केमिकल से अपना खाना खुद बनाते हैं, केमिकल से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है जनरली, जो हमारा खाना बनाने में इस्तेमाल काम आता है, जैसे कि आपके इसमें डायग्राम में दिख रहा है किस तरह से लाइट एनर्जी हमारे क्लोरोप्लास्ट के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा उसको लेता है, स्टोमाटा के थ्रू CO2 आती है। प्लास्टिड्स जो होती हैं, जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं हमारे सेल के अंदर, प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो सीधे सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, CO2 आती है और उसी से फिर हमारा खाना बन जाता है। ठीक है, सनलाइट, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, पत्तियां जो है सनलाइट लेती हैं, रूट्स में से पानी आता है और जो स्टोमाटा होते हैं वो CO2 लेते हैं और इस तरह से वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये तो हमारे हो गए ऑटोट्रॉफ, जो खाना खुद बना रहे हैं। ये तो अपने लिए तो बनाते ही हैं, साथ में ये दूसरों को भी देते हैं, तो ये तो हो गए ऑटोट्रॉफ्स। और ये क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉफ्स भी क्लासिफिकेशन और तरीके से होता है। जो घास खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं, जो मांस खाते हैं उन्हें कार्निवोर कहते हैं, जो दोनों ही चीजों को खाते हैं उन्हें ओमनिवोर कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो प्लांट, पत्ती जो होती है उसका मैंने क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे दे रखा है। क्लोरोफिल जो है हमारी मेन काम क्या करती है, आपका जो प्लांट सेल होता है उसमें प्लास्टिड होती है, उसमें थायराकॉइड्स होते हैं जिन पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाई जाती हैं और वही क्लोरोफिल पिगमेंट जो है सनलाइट को ट्रैप करती हैं और सनलाइट ट्रैप करके क्या होता है, आपका पानी यहाँ जाता है H2O और H2O स्प्लिट होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन स्टोमाटा से यूं की तू निकल जाती है बाहर और बाकी जो H2 जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। प्लांट जो है एनर्जी जनरली NADPH फॉर्म में इस्तेमाल करता है, एनर्जी नाइकोटानामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट के रूप में वो इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट अब आपका आता है हाइड्रोजन जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑक्सीजन तो यूं की तू निकल जाती है। H2O प्लास्टिड्स जो होती हैं, मैंने आपको बताया था प्लास्टिड होती है, प्लास्टिड के अंदर ये थालाकॉइड्स होते हैं। थालाकॉइड्स में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। ये सीधे सनलाइट से जो ये पिगमेंट है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ये वाटर को स्प्लिट कर देती हैं H2 और ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन डायरेक्ट स्टोमाटा से निकल जाती है, हाइड्रोजन रह जाती है। हाइड्रोजन उस प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट था, जो प्लास्टिड जो ऑर्गेनली पाई जाती है, वो सीधे सीधे हाइड्रोजन जो प्लांट्स ने CO2 लिया था, आपको पता है ना प्लांट CO2 लेते हैं, वो क्या काम क्या होता है उससे, आपके जो H2 है, हाइड्रोजन जो है वो आपके CO2 को रिड्यूस, एक्चुअली क्या है CO2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होता है इसका रिडक्शन होता है। आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री के अंदर, जब भी हाइड्रोजन जो है यूज होती है, जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी एडिशन ऑफ CO2 विद हाइड्रोजन, दैट मीन्स रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। किस में हो रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट में हो रहा है। हालांकि इस तरह से एक साइकिल है, लेकिन ये कुछ ज्यादा डिटेल में हो जाएगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमें प्लीज ये सारा कंसेप्ट प्लीज एक्सप्लेन करिए, तो मैं आपको डेफिनेटली एक शॉर्ट वीडियो में आपको सिर्फ पर्टिकुलरली यही टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगी कि किस तरह से पत्तियों के अंदर CO2 रिड्यूस्ड होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट और उसके अंदर कैसे वो एनर्जी को यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 और किस तरह से डार्क साइकिल और लाइट साइकिल जो है हमारे प्लांट के अंदर चलती हैं। वो डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन किस तरह से आपके प्लांट के अंदर, पत्ती के अंदर होता है, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स में प्लीज एक्सप्लेन द पर्टिकुलर रिडक्शन ऑफ CO2 in plant leaf. ओके
तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से प्लांट हमारा सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को लेता है और इस तरह से चेंज कर देता है। तो बेसिकली ये भी पूरा का पूरा आपका क्रॉस सेक्शन जो मैंने आपको बताया वही है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके दूंगी, हालांकि इतना डिटेल में आपका चैप्टर में नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं ओवरव्यू कराना चाहती हूँ। इस तरह से आपकी प्लास्टिड होती है, प्लास्टिड के अंदर, ठीक है, किस तरह से ये थैलाकोइड्स पाए जाते हैं। थैलाकोइड्स में ग्रीन पिगमेंट होती हैं, और ग्रीन, ये तो पता ही आपको कि प्लास्टिड का खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आप प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनेली होती हैं जिनका खुद का राइबोसोम और खुद का डीएनए होता है। तो इस तरह से ये थैलाकोइड्स आपको दिख रही है रोटी की तरह, रोटी के पाइल्स बने हुए हैं, इस तरह से आपको दिख रही है। उनपे बहुत सारे आपके क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को ट्रैप करती है। बेटा सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। आपकी मेरी जिंदगी में जो भी चीजें चल रही हैं, एवरीथिंग इज हैपन जस्ट ड्यू टू सनलाइट। आप सोच लीजिए, क्योंकि पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं तो हम हैं, क्योंकि पेड़ पौधों से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, इवन हर्बीवोर्स खाते हैं। और हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर। कार्निवोर को कौन खाता है, ओमनिवोर। जो भी खाते हैं एक दूसरे को, वो सारे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे किस वजह से हैं, क्योंकि सनलाइट है। सनलाइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन दी अर्थ सरफेस। तो क्लोरोफिल जो है वो हमारी पाई जाती है, फोटोसिंथेसिस में बहुत इस्तेमाल की जाती है। स्टोमाटा जो CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, ऑक्सीजन वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, स्प्लिट होता है, और ऑक्सीजन यूं की त्वी वहां बाहर निकल जाती है। उसका कोई और रोल नहीं है। हाइड्रोजन फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है। ये आपका पूरा क्रॉस सेक्शन है आपकी लीफ का। लीफ की जो अपर पार्ट है उसे क्यूटिकल कहते हैं, वैक्सी क्यूटिकल। आपने देखा होगा पत्ती की ऊपर की सरफेस बहुत चिकनी चिकनी होती है, नीचे की बहुत रफ होती है। ऊपर चिकनी क्यों होती है, क्योंकि क्यूटिकल है। इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वैक्सी क्यूटिकल क्या करता है, आपकी पत्ती की जो ऊपर का सरफेस है यहाँ पे सीधे डायरेक्ट का एक्सपोजर होता है। ऐसे नहीं है सनलाइट आई कि ऐसे नहीं जा रही, वो डायरेक्ट सीधे ऊपर आ रही है। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। तो ट्रांसपिरेशन होगा, सपोज ऐसी बहुत जगह, सपोज पानी नहीं बरसी, पेड़ पौधों को पानी नहीं है, तो वो वैक्सी क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को रोकता है। अंडरस्टूड, क्योंकि सीधे यहाँ पे तो सनलाइट नहीं आती है। तो आप देखना पत्ते की ऊपर की सरफेस बहुत चिकनी चिकनी होती है, नीचे की बहुत रफ होती है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसेक्शन है आपका। ये एपिडर्मिस पाया जाता है। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। उसके नीचे आपके पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं। फिर इनमें काफी स्पेस, पत्ती जो होती है उसके नीचे वाले पार्ट में काफी स्पेस होती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, एयर गैप्स दिख रहे होंगे। फिर जो आपके सेल्स है पैरेन्काइमा वो काफी कम पाए जाते हैं। उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट पे आपके गार्ड सेल्स, दैट मीन्स स्टोमाटा पाया जाता है। एक और चीज, जो आपका पत्ती होती है ना, ऊपर की सरफेस होती है, उस पर स्टोमाटा बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया, क्योंकि सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर, सो दैट इट्स रिड्यूस द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपके मेनली स्टोमाटा पाए जाते हैं पत्ती के नीचे की सरफेस के लिए। गार्ड सेल्स जो क्या काम करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को कंट्रोल करते हैं। एयर गैप्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनके बीच में ही हमारे बंडल्स, वेस्कुलर सिस्टम का बंडल्स पाए जाते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम, इनके बारे में डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में ऑफ प्लांट में आएगा। स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं जो पत्तियों पे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पत्ती है, पत्ती की सरफेस आपको दिख दी, देखो वो टिल्ट करके नीचे वाला पार्ट दिखाया, दिख रहा है आपको, नीचे वाला पार्ट दिखा है। इसका मतलब क्या है, स्टोमाटा जनरली आपके नीचे वाले पार्ट में पाए जाते हैं। स्टोमाटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 CO2 देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। मेसोफाइल सेल्स में पूरे ये स्टोमाटास पाए जाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। ये आपका ये लीफ क्रॉस सेक्शन है।
किस तरह से आपका ये पाया जाता है? दे आर मोस्टली फाउंड अंडर साइड ऑफ द लीफ। इस स्टोमाटा इसके दो गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स जो इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके अंदर पानी की कमी है तो डेफिनेटली आप क्लोज मिलेंगे। जैसे पानी एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गया तो काफी ये ओपन हो जाएंगे। तो इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द लीफ। अंडरस्टूड? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है। गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल गार्ड करते हैं कि पानी की कमी है तो बंद हो जाओ, पानी ज्यादा है तो खुल जाओ। इस तरह से ये आपका बताते हैं। वाटर कंटेंट मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पानी की मात्रा काफी क्या है, ठीक है, काफी है, ज्यादा है तो क्या हो जाता है, खुल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ओपनिंग रहती है। ठीक है, अगर पानी की मात्रा देखो, इसके अंदर पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा तो खुल गया। ठीक है, अगर पानी की मात्रा क्या है इसमें कम, पूरे यहाँ जा चुका है पानी, तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड? इस तरह से ये पाए जाते हैं। हमारा ये पूरा मेसोफाइल लेयर है जिसके अंदर पूरा बीच का पार्ट आता है पत्ती का, ऊपर का क्यूटिकल रहता है, फिर एपिडर्मिस आता है। जितने भी आपके एयर गैप्स जो भी आपके पाए जाते हैं पूरे किसमें आते हैं, आपके मेसोफाइल में। और लोअर एपिडर्मल पार्ट में आपका स्टोमाटास पाए जाते हैं जो CO2 तो लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, और पानी को भी इवेपोरेट, जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है वो भी आपका स्टोमाटा से होता है। आपका नेक्स्ट आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो डेड, सड़े गड़े गंदी चीजों पे सरवाइव करते हैं, जो जीव, ठीक है, कोई सड़ी हुई चीजें पड़ी हुई हैं, देख लो आप लोगों को ज्यादातर आपके फंजाई, मशरूम्स, वो आपके इन चीजों पे ही सरवाइव करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, फंजाई। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो पेट, जो ये सैप्रोफिटिक होते हैं, ये एक्चुअल में इनके, अच्छा चलो ठीक है, हमारे माउथ में वो है, थूक है, सलाइवा, वो भी इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो हमारे खाने को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो ऐसे ही ये क्या करते हैं, ये अपने जो एंजाइम्स होते हैं उनको बाहर डालते हैं सड़ी हुई चीजों पर। वो सड़ी हुई चीज में एंजाइम चला गया, उसको डाइजेस्ट कर देगा, फिर उसको डाइजेस्टेड फूड को फिर उसको सक करते हैं। ये प्रोसेस इनके ऐसे करते हैं। ठीक है, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो बॉडी में किया बाहर किया जाता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मशरूम्स जो है आपका बेस्ट एग्जांपल है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट आता है पैरासाइट, जो दूसरों पे निर्भर करते हैं, चाहे दूसरे की जिंदगी मर जाए, खत्म हो जाए, इंसान नहीं कोई भी चीज, तो जो दूसरों पे सरवाइव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। ठीक है, उसे हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हार्म पहुंचाते हैं, बीमारियां पैदा कर देते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, जो दूसरों से ड्राइव करते हैं। ठीक है, दिस लिव ऑन द अदर बॉडी ऑफ अ होस्ट बॉडी। सपोज मैं हूं होस्ट बॉडी, जुए क्या हो गए, पैरासाइट, तो होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है और अपनी लाइफ को चला रहा है। लीच क्या है, एक्टिव पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, एस्कैरिस, ठीक है, एंडोपैरासाइट, ठीक है, कैस्केडा इज अ पैरासाइट ऑफ प्लांट। ये सारे हमारी बॉडी में होते हैं, लीच और एस्कैरिस, और ये आपका जो कैस्केडा है ये प्लांट पैरासाइट है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो सीधे खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब कुछ बॉडी के अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं होता, उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमंस। प्लीज एवरीवन प्लीज लिसन, आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न करके जाएं। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिशन इन अमीबा, बहुत फेमस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये अमीबा है, ये अमीबा भाई साहब हैं, ये खाने को इनगल्फ करते हैं, खाने को जो इनकी जो सेल की बाउंड्री है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो खाने को इस तरह से ट्रैप कर लेती है। ये जो आपके निकले हैं ये प्रोजेक्शंस, ये जो उसने अपने प्रोजेक्शंस निकाल रखे हैं ना अपने हाथ आगे है, हाथ पैर से, इनको हम कहते हैं ज़्यूरोपोडिया। दैट मीन्स फॉल्स हैंड एंड फीट, जो भी निकाल लेता है। और ये एक्चुअल में कहीं भी इस बॉडी में कहीं भी कोई भी पार्ट जहां खाना दिखा, वहीं पर क्या होता है, ये पार्ट प्रोजेक्ट हो जाता है। और इस तरह से
सेल मेम्ब्रेन एक फूड वैक्यूल बना लेती है। फिर क्या होता है, इस बॉडी में जो भी एंजाइम्स होती हैं सारी के सारी एक्यूमुलेट होके इस फूड वैक्यूल में घुस जाती हैं। इस फूड वैक्यूल में घुसने के बाद एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस खाने को डाइजेस्ट कर देता है और फिर डाइजेस्टेड फूड, जो खाना पच गया, डाइजेस्ट हो गया, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूट गया, वो हमारे इसके द्वारा इसके अंदर लाया जाता है। अब इसके अंदर आ गया बॉडी के अंदर और बॉडी उसको इस्तेमाल कर लेती है और थोड़ा बहुत जो गंदगी जो बच गई है वो यहाँ से पोर खुल जाता है और बॉडी से वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो वही जो इनगल्फ फूड जो है अपना एक इनक्लोज्ड एक सर्कल सा एक फूड वैक्यूल पैकेट जो बन जाता है उसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। और जिस प्रोसेस से वो जाइरोपीडिया निकलते हैं, खाना खाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। जिस तरीके से क्या होता है, आपके ये खाने को खाते हैं, ठीक है। अमीबा है, अमीबा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन सब कुछ बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जो रह जाता है वो ऐसे ही बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो गया, मैंने आपको पहले बताया, डाइजेशन, फिर हो गया बॉडी में एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, बॉडी में इस्तेमाल हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई और जो वेस्ट था वो बॉडी से पूरा बाहर निकाल दिया, दैट इज नोन एज इजेशन। दिस इज द प्रोसेस जो एक्चुअली में जो होती है वो बता रहा है आपको किस तरह से इसके अंदर फागोसाइटोसिस होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। न्यूट्रिशन ह्यूमन जो क्या होते हैं, ओमनिवोर होते हैं, पेड़ पौधे जानवर सभी को खाते हैं। दे कैन ईट प्लांट, ईट बेस्ड फूड, एनिमल बेस्ड फूड, एवरीथिंग कैन ईट। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी, इसलिए हम कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसी वजह से हमारे पास इतने सारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, फिर एब्सॉर्ब करने में, फिर उसको एसिमुलेट, फिर उसको इस्तेमाल करने में काम आते हैं, ठीक है। तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। आपको पता होगा हम इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे इस पूरे यूनिवर्स पृथ्वी पर जैसे जितनी भी चीजें पाई जाती हैं ऑलमोस्ट हम हर चीज खा लेते हैं एक्सेप्ट पॉइजन और पॉइजनस फूड और टॉक्सिक फूड्स, ठीक है। हालांकि हम कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं, ठीक है, लाइक पीपल आर ड्रिंकिंग अल्कोहल, people are smoking, even they are doing toxic and poisonous things also, I don't know why, ठीक है। तो हमारी ईसोफेगस है, ठीक है, माउथ से कनेक्टेड होता है आपका माउथ, देन फारिंक्स, देन इट्स मूव इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस कहाँ होता है? स्टमक में हेड होता है। स्टमक हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस। इस तरह से हमारे बॉडी से पूरा वेस्ट बाहर निकल जाता है और खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्ट सिस्टम जो है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्ट सिस्टम एक्चुअल में क्या है? पूरा का पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम माउथ टू दी एनस। अब उसमें जो इन्वॉल्व अलग अलग जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी ट्यूब है, उसमें फिर अलग अलग पार्ट्स है, उसके अलग अलग पार्ट उसके डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है, जो हमारे पूरे खाने को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। उस एलिमेंट्री कैनाल से अटैच हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। हमारा खाना बेसिकली 4 फेजेस में, 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ये हमारे प्रोसेस है जो बेसिकली काम करते हैं। इंजेशन क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं, मुंह में लेते हैं। डाइजेशन, ध्यान रखना बेटा, डाइजेशन का मतलब सिर्फ होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, खाने को तोड़ना। एब्जॉर्प्शन, जो भी हमारा खाना होता है उसे हम एब्सॉर्ब करते हैं ब्लड वेजल्स के अंदर, और ब्लड वेजल्स उस खाने को कहा जाती हैं इंडिविजुअल सेल्स के पास। और एसिमुलेशन, उस जो इंडिविजुअल सेल के पास खाना पहुंच गया उसमें से एनर्जी निकालना। क्या निकालना? एनर्जी निकालना। अब उस ग्लूकोज में से जो टूट गया ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज हमारे सेल में आ गया और सेल ने ग्लूकोज कहाँ कर दिया? ब्लड वेजल में आ गया और ब्लड वेजल ने उस ग्लूकोज को कहाँ पहुंचाया? सेल के पास। और सेल में से क्या निकाल ली? उसमें से एनर्जी निकाल ली और बाकी जो बच गया उसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। तो ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं। एसिमिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, ध्यान रखना, डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है,
ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा ब्लड वेसल्स में होता है और ब्लड वेसल्स के द्वारा हर सेल में होता है। बेटा ध्यान रखना, एसिमिलेशन बॉडी के हर सेल में होता है, मतलब एनर्जी, फूड को एनर्जी में चेंज करना बॉडी के हर सेल में होता है, क्योंकि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है? सेल के अंदर, इसीलिए हर सेल के अंदर एसिमिलेशन होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बता ही दिया, इस तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। इसोफेगस, स्टमक, ये आपका पूरा डायग्राम है, हालांकि आपकी बुक में अच्छे से दे रखा है। ये हमारा माउथ है, हमारा फिर फारिंक्स है, फिर हमारा इसोफेगस है, फिर हमारा स्टमक है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन, रेक्टम, फिर हमारा एनस। ये हमारे एक तरह से पार्ट है। हमारी एलिमेंट्री जो हमारा इंटेस्टाइन दो प्रकार की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम लोग अपना डाइजेशन न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इन द माउथ। ठीक है, माउथ जो है हमारा, हम लोग सिंपल खाना खाते हैं, उस बड़े बड़े खाने को टूके को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करने का काम कौन करता है? टीथ, टंग और टीथ। ठीक है, टंग हमारे खाने को और हमारे सलाइवा, जो सलाइवा होता है, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। हालांकि मैं ग्लैंड्स का टॉपिक भी मैं अच्छे से क्लियर करूंगी आपको एक अलग वीडियो के अंदर। तो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे, एक तो दो तो टंग के नीचे होते हैं, और हमारे जो दांत होते हैं उनके जस्ट, जो दाढ़ें होती हैं ना, उनके जस्ट पीछे होते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो थूक निकालते हैं, जिसको हम आम भाषा में थूक कहते हैं। और टंग जो है हमारे खाने को, जो हमारे दांतों ने पीस दिया है खाने को, उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, और उस मिक्स वाले फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? बॉलस। ठीक है, रोटी खाई उसे नहीं खाएंगे, सलाइवा के साथ जो हमारा खाना मिक्स हो गया उसी को हम कहते हैं बॉलस। ठीक है, तो हमारे दांत जितने प्रकार के देख लीजिए आप लोग, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, हमारे इंसिजर्स हैं जो एकदम फ्रंटल टीथ होते हैं, कैनाइन जो तेज धार वाले जो दांत होते हैं उन्हें कैनाइन्स कहते हैं। जो छोटे जो दाढ़ें होती हैं जो जस्ट इनके पीछे पाई जाती हैं, इन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं, इन्हें हम मोलर कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे परमानेंट टीथ हैं। हमारे दांत जो है तो दो बार में आते हैं। पहले हमारे मिल्क टीथ होते हैं, जो आम भाषा में उनको दूध के दांत कहते हैं, उसके बाद वो टूट जाते हैं, उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, हमारे मरने तक रहते हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हमारा कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, वो टूट नहीं जाए, क्योंकि फिर दोबारा नहीं आते हैं, फिर हमें वही नकली दांत लगवाने पड़ते हैं। और अगर दाढ़ में कोई कीड़ा, किसी दांत में कीड़ा वीड़ा लग जाए, उसके बाद उसकी वजह से भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डेंटल कैविटीज। तो इसलिए खाना खाने के बाद सोने से पहले ब्रश करके सोइए, और खाना खाने के बाद रिंस योर माउथ प्रॉपरली विथ वाटर। ठीक है, ताकि आपके दांतों में कोई भी खाना ना रहे। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि किस तरह से क्या क्या होता है, किस तरह से दांतों में कैविटी लग जाती है। अगर आपको ये सारी चीजों के पीछे कंसेप्ट पूछने हैं तो प्लीज कमेंट मी इन माय बॉक्स। ठीक है, मोलर जो बाद में नेक्स्ट आता है आपका मोलर टीथ, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं। एक्चुअल में हमारे पास विजडम टीथ हमारे 70-25 ईयर्स के बाद आना शुरू होते हैं, जिसे हम अक्कल दाढ़ आम भाषा में कहते हैं। और जो अक्कल दाढ़ होती है, अक्कल 17 के बाद, तभी तो हमें वोटिंग राइट कब मिला है? आफ्टर 17-18 ईयर्स। वोटिंग राइट्स क्यों मिले हमको पता है? क्योंकि हम सब सोचते हैं कि 18 साल के बाद बच्चा समझदार हो गया, समझदार, विजडम। तो ये कब आते हैं? 70-25 ईयर्स के बीच में आना शुरू होते हैं। काफी डिफिकल्ट से ये आते हैं। ठीक है, ओ ये रे एंजाइम्स हमारे जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। हमने कुछ भी खाया, वो हमारे क्या खाने को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ठीक है, टीथ और टंग के द्वारा हमारा खाना जो है सलाइवा के साथ मिक्स होता है। सलाइवा हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स निकालते हैं। ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज, जो सलाइवा होता है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, दैट इज नोन एज सैलिवरी अमाइलेज। जो हमारे ग्लूकोज को फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ। फर्स्ट डाइजेशन स्टार्च जो भी हम खाते हैं, इट इज डाइजेस्ट थ्रू मेल्टोज। पीएच कितना है? 6.8। पीएच कितना है? 6.8। ठीक है, मैंने आपको बताया
कि जो भी खाना हमने खाया टीथ टीथ के द्वारा तोड़ दिया गया, टंग के द्वारा सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया गया, उसे हम कहते हैं बॉलस। पर बॉलस को हम निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, जो भी स्वेलो करते हैं वो बॉलस होता है। ठीक है, फिर कहाँ पहुंच गया वो ईसोफेगस, कहाँ पहुंच गया वो ईसोफेगस। ठीक है, अब इसमें वो काफी चीजें हैं, एपिग्लॉटिस है, ईसोफेगस पहुंच गया, ट्रैकिया है। एपिग्लॉटिस क्या होता है बेटा? एपिग्लॉटिस है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी फूड वैक्यूल और विंड पाइप को बंद और क्लोज करने में कंट्रोल करता है। जब आप खाना इनगल्प करते हैं, खाना निगलते हैं, तो आपकी फूड पाइप को बंद कर देता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपकी सॉरी जब आप खाना निगलते हैं तो विंड पाइप को बंद कर देता है। जब आप सांस लेते हैं तो वो फूड पाइप को बंद कर देता है ताकि हवा सीधे विंड पाइप में जाए, और जब खाना खाएं तो विंड पाइप बंद हो गई, सीधे खाना आपका फूड पाइप में जाए। इसीलिए अक्सर आपके पेरेंट्स ने बोला होगा खाना खाते वक्त बात नहीं करें। क्यों? क्योंकि खाना खाते वक्त बात करते हैं तो बात करते वक्त आप सांस भी लेते हैं, और सांस गलती से या खाना गलती से आपका विंड पाइप में पहुंच गया बेटा, बहुत बुरी हालत हो जाती है। इसलिए खाना खाते वक्त अवॉइड करें, कभी बात ना करें। ठीक है, क्योंकि एपिग्लॉटिस समझ नहीं पाता कि खाने को कहाँ भेजना है, विंड पाइप में कि फूड पाइप में। गलती से भी विंड पाइप में पहुंच गया ना, खांसी पे खांसी, पूरा चेहरा रेड हो जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल ईटिंग योर फूड। ठीक है, अब बोलस क्या होता है? बोलस आपका जाता है नीचे क्या ईसोफेगस में, ये बोलस है। अब ईसोफेगस में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक वेव मूवमेंट। ठीक है, एक खाने की नली है, उसमें कुछ नहीं है कि खाने को हम पहुंचाओ, खाना मतलब नहीं। आपकी जो ईसोफेगस है उसकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो एक मूवमेंट करती है, ऐसे 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 करके क्या करती है, और वो हर पार्ट करती है। खाना यहाँ पहुंच गया तो ये करेगी, नीचे पहुंच गया तो ये करेगी, ताकि आपके खाने को ऐसे प्रेशर, ओ हमारे पास फिगर है, अब यहाँ पे खाना पहुंच गया, इसको मूवमेंट करेगी, खाना के आगे जाएगा, फिर और मूवमेंट करेगी। तो ऐसे करके जो मूवमेंट, सॉरी, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट कर करके खाने को आगे पहुंचाते हैं, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये कहाँ होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट टेक्स प्लेस इन ओनली ईसोफेगस। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहाँ होता है। इट टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस which helps to transport food from pharynx to stomach. In the stomach, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका स्टमक। स्टमक के अंदर 3 तरह के आपकी गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। वन ऑफ द एंजाइम इज